हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं आप सभी के? हाँ जी, सारे बच्चे इसको एक बार फटाफट सबके साथ शेयर कर दो जी। आज वाली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं कह सकता हूँ कि आपकी वीडियो जो आज वाली है वो रिजल्ट चेंजिंग वीडियो है और ये हर एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वत्सल, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग ऋषित, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग अंशिका, वेरी गुड मॉर्निंग जी सभी को। एग्जाम फीवर, एग्जाम का टाइम आपका चल रहा है, घबराहट हो रही है, पेपर आने वाले हैं, ओ माय गॉड,
क्या करें सर? सर कुछ हो सकता है क्या? जुगाड़ वुगाड़ कुछ हो सकता है? जुगाड़ है मेरे पास, बताओ बताऊं। एक जुगाड़ तो मेरे पास पेपर क्लियर करने का है और वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता, और वो है तुम्हें तैयारी करनी है। ठीक है, तो चुप करके तैयारी करो, ठीक है, और अपना आराम से मस्त तरीके से पढ़ाई करो, पूरा प्रॉपर प्लान बना के पढ़ाई करो, ठीक है। कुछ ही दिन बचे हैं बस, अब तो कुछ दिन के, अब तो एग्जाम सिर पे आके नाच रहे हैं, ये रे एग्जाम और ये रे तुम, ये तुम्हें ऐसे जीव दिखा रहे हैं। अब तुम्हें वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको झेल पाते हो नहीं झेल पाते, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जो बंदा झेल गया ना, आधे एग्जाम तो उसके वैसे ही निकल गए, ठीक है ना। तो मेन सिंपल सी बात है कि एग्जाम का प्रेशर अगर आपने झेल लिया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितनी भी अभी तक हमने रिवीजन की वो सारी रिवीजन एक तरफ, और आज की रिवीजन क्लास, मतलब रिवीजन क्लास नहीं, आज की वीडियो एक तरफ जी। अब आज की वीडियो में हम दो चीज करने जा रहे हैं। एक तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको पेपर को हैंडल कैसे करना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उस बच्चे के लिए जिसके अभी एग्जाम आने वाले हैं। और ये बात ध्यान देना, ये वीडियो टेक्स्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आपके दूसरे पेपर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ का हो गया, अकाउंट्स का हो गया, मतलब कोई भी अगर आपका एग्जाम है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, सर पूछते हैं फैकल्टी से, सर पेपर में कितने पेज भरने चाहिए, कैसे लिखना है, अंडरलाइन करना है नहीं करना, हम क्या करें कि हमें नंबर मिले, तो वो सारी बातें आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, ऑल ओवर इंडिया रैंक कौन सा है वो तो नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी मार्कशीट मेरे पास है और इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें रखनी है। बट ऑल ओवर इंडिया सबसे टॉप का रैंक उनका था जिसकी मार्कशीट मैं दिखाने जा रहा हूं, और उसका इंटरव्यू भी मैंने लिया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उसकी मार्कशीट हम दिखाने जा रहे हैं। उसके टेक्स्ट में 75 मार्क्स है, तो टेक्स्ट में 75 मार्क्स लेने के लिए हमें किस लेवल की प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन करनी कैसे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, किस तरह से पेपर में लिख के आना है, वो सारी बातें भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो दो बातें आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में भी 40 मिनट की होगी, 45 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी, मुझे नहीं पता, बट इस 1 घंटे को ना वेस्ट मत समझना। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये 1 घंटा तुम्हारा हर पेपर का रिजल्ट चेंज करेगा अगर आपने इस 1 घंटे को बहुत शिद्दत से देख लिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सारे प्रोविजन क्लियर हो चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी बार रिवीजन कर ली है, बट उनको लिखना नहीं आ रहा, या लिखना आ रहा है बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि लिखना कैसे है। भाई क्या अंडरलाइन करना है, क्या अंडरलाइन नहीं करना, किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है, वो सारी बातें उनके दिमाग में नहीं। और यार आप सब जानते हो, अगर आप लिख नहीं पा रहे तो नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए सारी तैयारी एक तरफ है और ये वाली वीडियो एक तरफ है, तो हर बच्चा बहुत ध्यान से सुनेगा इसको, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? चलो अब इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब सुना ध्यान से, अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस बच्चे की मार्कशीट आपको दिखाऊंगा, जो मार्कशीट मेरे पास है। अब इस बच्चे के टेक्स्ट में 75 मार्क्स हैं, तो वैसी बात है 75 मार्क्स है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो कुछ तो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ तो प्रेजेंटेशन भी दी होगी। तो उसने कैसी प्रेजेंटेशन दी है, हमें एग्जाम में कैसी प्रेजेंटेशन देके आनी है, वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, अब इस प्रेजेंटेशन को देखने से पहले ना कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे प्रेजेंट करते हुए बहुत सारी बातें ध्यान देनी है। वो बातें कौन कौन सी हैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहले एक बात बताओ, आई थिंक आप सबको आइडिया होगा कि हमें एग्जाम से पहले 15 मिनट मिलते हैं। आप सब जानते हो एग्जाम से पहले हमें 15 मिनट मिलते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है सर, बच्चों को उस 15 मिनट को यूज करना ही नहीं आता। सर मैं सही बता रहा हूं? अब अच्छा, कई बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता कि 15 मिनट मिलते हैं। तो पहली बात तो समझ लो कि एग्जाम से पहले 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट पेपर करने को नहीं मिलते, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने को मिलते हैं, कि क्वेश्चन पेपर तुम 15 मिनट में रीड कर सकते हो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में आ गया, 15 मिनट मिले, अब वो क्या करेंगे, ताड़ेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, यहां देखेंगे, वहां देखेंगे। तो आप ये जान लो कि 15 मिनट के अंदर ही तुम्हें 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करना है, कि 15 मिनट तुम्हें डिसाइड करवाएंगे इस पेपर में तुम पास होने वाले हो फेल होने वाले हो। तो गलती से भी पहली बात तो सोचना कि 15 मिनट को वेस्ट मत कर देना, और 15 मिनट को यूज कैसे करना है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
अब नॉर्मली बच्चा क्या करता है सर, अब जो 15 मिनट मिलते हैं बच्चों को, आई थिंक अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 15 मिनट आपको हर पेपर से पहले मिलते हैं और क्वेश्चन पेपर रीड करने को मिलते हैं, और तुम्हें पता ही नहीं उस 15 मिनट में करना क्या है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 15 मिनट के अंदर क्या करते हैं, सुन लो मेरी बात, ये तुम्हारी कहानी बोल रहा हूं, हेलो भाई साहब, ये तुम्हारी कहानियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पेपर अभी आने वाले हैं। अगर तुम ये गलती करके आओगे दोबारा 6 महीने बैठना पड़ जाएगा, बस ये पर ध्यान देना। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज की वीडियो जो बच्चे नहीं देख रहे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत काम की है, तुम्हें पता लगे कि तुम्हें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अब जैसे ही तुम्हारे पास 15 पेपर तुम्हारे हाथ में आया, तुम्हें करना क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो, जितने क्वेश्चन मैंडेटरी हैं वो तुम्हें 15 मिनट में नहीं पढ़ने। तुम गलती क्या करते हो, पेपर तुम्हारे हाथ में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हो और तुम्हारे 15 मिनट वहीं लग जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 सर, इंस्टीट्यूट को सब पता है, इंस्टीट्यूट को सब पता है कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ोगे, और क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसे बड़ा होता है। और जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, तुम्हारे कम से कम 15 से 20 मिनट वहीं लग गए, बाकी सारे क्वेश्चन रह गए। सबसे वर्स्ट डिसीजन आपने लिया क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के, बस ये पर ध्यान दो। सर फिर हमें 15 मिनट के अंदर पढ़ना क्या, आपको 15 मिनट के अंदर सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाने हैं जो ऑप्शनल में है। आपको सब पता होगा, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, वो कहता है 4, उसमें क्या लिखा होता है 4 और 4A में से एक करो। वो कहता है 6 और 6A में से एक करो। तो भाई इन दोनों में से एक करना है, तो सबसे पहले ये सिलेक्ट करो उस 15 मिनट के अंदर कि इन दोनों में से कौन सा एक तुम्हें आता है। क्योंकि देखो जो मैंडेटरी है ना, जो मैंडेटरी है वो तो करना ही है। तुम 15 मिनट के अंदर पढ़ के भी क्या कर लोगे भाई, सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है, तुम पेपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम पेपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करके आना है। तो सबसे पहले 15 मिनट के अंदर वो पढ़ो जो ऑप्शनल वाले हैं, क्योंकि मैंडेटरी वाले तो करने ही करने, उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अगर आता है तो भी करना है, नहीं आता तो भाई कुछ ना कुछ तो करना है, वो मैंडेटरी में है, वो ऑप्शनल में नहीं है। तो 15 मिनट इंस्टीट्यूट ने जो दिए हैं वो उस क्वेश्चन के लिए नहीं दिए। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि 15 मिनट में करना क्या है। हाँ, अब जब तुमने क्वेश्चन पढ़ लिए, तुम्हारे पास अभी 5 मिनट बचे हैं, तो फिर बाकी क्वेश्चन देखने स्टार्ट करो कि बाकी क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे कौन सा अटेंड करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या देखोगे, पहले ऑप्शनल वाले देखोगे, क्योंकि अगर आपका ये क्लियर हो गया ना, तो आप ये लगा लो आपके दिमाग में क्लैरिटी हो गई कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बाकी सब मैंडेटरी है, मैंडेटरी वाले तो करने हैं, और इसमें कौन सा करना है वो तुम्हें पता लग गया, तो दिमाग में क्लैरिटी हो गई ना। नहीं तो फिर बाद में तुम 15 मिनट इसमें वेस्ट करते कि इसमें से कौन सा करना है। तो बेटर यह है कि जो पहले 15 मिनट मिले हैं तुम इसमें यूज कर लो कि भैया इसमें कौन सा करना है। तो पहली बात तो समझ लो, अगर कोई बच्चा जिनके भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो सबसे मेन है कि 15 मिनट का बहुत इफेक्टिवली यूज करोगे। क्वेश्चन की सिलेक्शन आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। 15 मिनट के अंदर ये आइडिया लग जाए कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, मुझे कौन कौन से क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं, किसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूं, ये सारी की सारी बातें 15 मिनट के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरों के चेहरे को मत ताड़ना, ये तुम्हारी हरकत है, मैं बता रहा हूं सर, फिर तुम गुस्से वाली बात करोगे। अपना तुम्हारा करियर है, तुम अपना करियर बनाने के लिए गए हो, दूसरों को ताड़ने के लिए वहां पे नहीं गए। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये तुम्हारा हेडेक नहीं होना चाहिए। लोग 15 मिनट में यही देखते रहते हैं कि दूसरा कैसे पढ़ रहा है। भाई उसको छोड़ दो, वो पढ़ रहा है, उसका पेपर है, वो पास हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। तो अपने पेपर में दिमाग लगाओ कि 15 मिनट में उन्हीं क्वेश्चन की सिलेक्शन करो जो ऑप्शनल वाले हैं, उसके बाद फिर तुम दूसरे क्वेश्चन पर आओ कि मुझे करने कौन से। क्या बात मेरी समझ में आ गया जी, ठीक है नहीं। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग में घुसा लेना, या अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लेना कि 15 मिनट में मैंडेटरी वाले क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ने, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं कि उसमें से कौन सा करना है। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 पे आओ। अब जब तुम पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, जब तुम पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, मैं दिखाता हूं सर, इधर देखो ध्यान से। अब ये इस बच्चे का पेपर है, आप चेक करना इस बच्चे ने जो भी क्वेश्चन जो नया स्टार्ट किया है, आपको मैं दिखाऊंगा उसने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है नया, आपको मैं दिखाता हूं। जब भी इसने नया क्वेश्चन स्टार्ट किया वो ऑलमोस्ट नए पेज से किया है। जब भी कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट किया है वो ऑलमोस्ट उसने नए पेज से किया है, मतलब उसने ऊपर हेडिंग डाली है, देखो यहां पे आधा पेज छोड़ दिया। अब तुम्हारे घर की शीट नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा की शीट नहीं है, हमारे मम्मी पापा की शीट नहीं है, इंस्टीट्यूट की शीट है। तुम्हें कंजूसी नहीं दिखानी। कई लोग होते हैं वो ये वाली बात नहीं,
नहीं सर, अरे सर शीट खराब हो जाएगी ना, पेपर की वैल्यू समझनी है। गाबा सर पेपर की वैल्यू समझनी है। बेटे अपनी वैल्यू समझ ले, तेरे पेपर के अंदर दिक्कत आ जाएगी। यहां पे दिमाग मत चलाओ, लॉजिकल दिमाग। पेपर की वैल्यू समझनी है। जब भी कोई नया क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, रूल नंबर 2 ये बात कहता है कि जब भी तुम कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे वो नए पेज से करोगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से करो। क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से करो, छोड़ दो आधा पेज। ओ मत करो पंजाबियों और बनियों वाली हरकतें वहां पे जाके तुम। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना? मत करो ये हरकतें घर में रहने दो। नया क्वेश्चन नया पेज, एक रूल बना लो, नया क्वेश्चन नया पेज। दोबारा बोलो, नया क्वेश्चन नया पेज। क्या बोलो मेरे पीछे, बोलो नया क्वेश्चन नया पेज। अच्छा नया पार्ट नहीं कह रहा मैं, नया क्वेश्चन नया पेज कह रहा हूं। नया क्वेश्चन नया पेज कह रहा हूं, नया पार्ट में नया पेज नहीं कह रहा। नया पार्ट नया पेज नहीं, नया क्वेश्चन नया पेज। अब जब बच्चा कहता है सर नया पार्ट नया पेज का मतलब क्या है? जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है। इसको मैं नए पेज पे नहीं कह रहा, इसको मैं नए पेज पे नहीं कह रहा। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 4A तुम्हारा यहां पे खत्म हो गया, इतना स्पेस बचा है, तो बीच में ही यहां पे थोड़ी सी 2-3 लाइनें छोड़ के एक लाइन डाल के 4B स्टार्ट कर दो। यहां नहीं कह रहा इसको नए पेज पे लेकर आओ। नया पार्ट आपका उसी पेज पे हो सकता है 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद। हां जब 4 के बाद 5 करोगे, मैं दोबारा कर रहा हूं, जब 4 के बाद 5 करोगे तो फिर तुम्हें नया पेज यूज करना है, बस एक बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? तो 4 के बाद ए, फिर 4A हो गया, आधा पेज बचा है। हाँ बिल्कुल, अगर लास्ट में आ गया तो 4 भी अगले पेज पे ले जाओ, बट अगर आधा पेज बचा है तो 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद 4B वहीं पे स्टार्ट कर दो। ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये रूल ध्यान रखना बेटा, ये रूल तुम्हें बचाएंगे पेपर से। तुम मुझे आके थैंक यू बोलोगे जब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे ना, क्योंकि इस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। ठीक है ना सर, मेरा पेपर 100 नंबर के पूरे नहीं हुए, बट मेरे नंबर ज्यादा कटे भी नहीं है। अगर मैंने अटेम्प्ट किया 85 का, 78 मार्क्स मेरे आए हुए हैं ड्यू टू राइट प्रेजेंटेशन। अगर आप पेपर बढ़िया से देके आओगे तो सामने वाले बंदे को भी समझ में आएगा कि तुम पेपर कैसे देके आ रहे हो। गंद मत मार के आना, मैं दोबारा कह रहा हूं, गंद मत मार के आना। कई बच्चे लाइनों के ऊपर लाइनें चढ़ा देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, लाइनों के ऊपर लाइनें चढ़ा देते हैं। लाइन के ऊपर लाइन, एक लाइन लिखी उसके ऊपर एक लाइन चढ़ा दी। क्यों चढ़ा दी? अरे सर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पेस बचा था, मैंने लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा। बे नालायकों, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाने वालों, क्या कर रहे हो तुम? ये हरकतें कौन सी कर रहे हो भाई? तुम पेपर देने जा रहे हो, प्रोफेशनल पेपर है, पास होना नहीं होना, या अटेम्प्ट लगने के बाद तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हरकतें बिल्कुल मत कर देना कि लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाने वाली बातें। फिर तुम्हारी गलतियां बता रहा हूं मैं, ये गलतियां बिल्कुल मत करके आना। तो 2 रूल मैंने आपको बताए। रूल नंबर 1, 15 मिनट को अच्छे से यूज करोगे, 15 मिनट को अच्छे से यूज करोगे। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पहले देखोगे, मैंडेटरी वाले बाद में देखोगे। रूल नंबर 2, नया क्वेश्चन नया पेज। मेरे पीछे दोबारा बोलो, नया क्वेश्चन नया पेज। नया पार्ट जो है उस क्वेश्चन का उसी पेज पे हो सकता है, 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद थोड़ा गैप दे दो, फिर उसका नया पार्ट स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रूल आपको दिमाग में लेके चलने हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। तो ये स्टार्ट न्यू क्वेश्चन विद न्यू पेज और लाइन आफ्टर एवरी आंसर, वही आपको मैंने बता दिया ना। जैसे मान लो अब क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट हैं, तो 4A कर लिया, फिर बीच में एक लाइन खींच दी, 2-3 लाइन छोड़ दी, फिर 4B करा, फिर 2-3 लाइनें छोड़ दी, बीच में एक लाइन खींची, 4C करा। इस तरह से कर सकते हो। तो आपको हर क्वेश्चन के बाद फटाफट से एक लाइन खींच देनी है, और लाइन भी तरीके से खींचना, मत खींचना चलेगा। ये हरकतें ये वाली मत करके आना। मैंने कहा लाइन खींच दो, खींच दी, ये लाइन खींच दी, क्योंकि बच्चा उस टाइम तेजी में लिख रहा होता है। तो मैंने कहा सर जी, गाबा सर ने कहा था कि लाइन खींचनी है, आपका लाइन खींच देते हैं, आपका लाइन ऐसे खींच देते हैं। ये हरकतें मत करके आना, या तो सीधी लाइन खींच देना। ठीक है, अगर नहीं खींची जा रही तो 3-4 लाइनें छोड़ के अगला स्टार्ट कर देना। ये हरकतें मत करके आना, टेढ़ी मेढ़ी हरकतें भाई तुम्हारे प्रोफेशनल पेपर है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। 2 मिनट स्केल उठा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं उठाया जा रहा स्केल तो तुम्हें लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो छोड़ो, 3-4 लाइनों का स्पेस छोड़ के अगला लिख लो, बात खत्म करो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 4 आओ। आंसर शुड बी स्पेसिफिक एंड स्मॉल पैराग्राफ एंड स्मॉल पॉइंट्स। आंसर शुड बी स्पेसिफिक।
एक बच्चा कहता है सर क्या एक क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन 5 नंबर का है, अब कई कई टीचर भी ऐसा कंसल्ट करते हैं। अब कई टीचर को मैंने सुना, मैंने कहा ना यूट्यूब का जमाना है, वो क्या बोलते हैं, मेरे बेटे 5 नंबर में कम से कम 2 पेज का तो लिखेगा ही तू, 5 नंबर में 2 पेज तो लिख के आएगा ही तू। बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है 5 नंबर में 2 पेज लिखने हैं, ठीक है 5 नंबर में 2 पेज लिखने हैं, ठीक है जी। अब उसने एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, उसने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम के एडवांटेज बताओ। जीएसटी में क्वेश्चन आ गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है, जो कॉम्पोजिट स्कीम होती है, उसके एडवांटेज बताओ। बच्चा कह रहा एडवांटेज तो भाई 5 या 6 है, 5 या 6 एडवांटेज में बनेगी आधा पेज, तो ठीक है। अभी सुनो, मेरे टीचर ने कहा था 2 पेज। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल और कॉम्पोजिट स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, और भाई साहब जो उसने पूछा है बिल्कुल लास्ट में जाके लिख रहा है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। बेटे 5 नंबर में 5 नंबर तुम्हें मिलने चाहिए थे, अब मिलेंगे 5 में से 2, क्योंकि तुमने उसके 10 मिनट वेस्ट किए हैं, उसको ढूंढना पड़ रहा है। उसने पूछा, उसने कहा एडवांटेज, एडवांटेज कहां है, अच्छा ये तो मीनिंग है, चलो कोई बात नहीं मीनिंग हो गया। अच्छा ये नॉर्मल और कॉम्पोजिट में डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस तो मैंने पूछा ही नहीं, फिर बता दिया। अरे नालायको, उसने एडवांटेज पूछा, एडवांटेज पहले लिखो ना। तुम्हें 1-2 लाइन में कॉम्पोजिट स्कीम का मतलब लिखना है तो लिख डालो, उसके बाद तुम एडवांटेज के ऊपर आओ, क्यों उसको गुस्सा चढ़ाने वाली बात कर रहे हो। भाई वो तुम्हारा पेपर चेक करने वाला, कहानियां मत गढ़ के। और मैं बता रहा हूं आधे बच्चों के फेल होने का रीजन ही ये है, उनके पास कहानियां बहुत सारी होती हैं। बच्चा अगर सर आप हमें बताओ ना, आप बताओ 5 नंबर में 3 शीट, 3 भर देंगे। आप शीट बोलो गाबा सर, शीट की टेंशन मतलब 5 में 5 भरनी है, 5 भर देंगे। हमारे पास कहानियां बहुत सारी है, जितना हमें याद है लिख डालेंगे, जो उसने पूछा वो छोड़ो, जो याद है वो तो लिख ही डालेंगे। तो भाई वो कहानियां नहीं करनी। ये बीकॉम या 12वीं के पेपर नहीं चल रहे, प्रोफेशनल पेपर चल रहे हैं, उसके पास पेपर चेक करने का टाइम लिमिटेड है, उसके पास पेपर चेक करने का टाइम लिमिटेड है। मैं बता रहा हूं सर, उसके पास तुम्हारा ही पेपर नहीं है, उसके घर में काम भी है। उसकी पत्नी ने बोला कि आते हुए आलू लेके आना, कहीं तुम्हारा वो कचालू ना बना दे बिना बात के। ये बात ध्यान देना मेरी बात को। उसके दिमाग में और भी टेंशन है, उसे और टेंशन मत पालो ये कहानियां लिख के तुम। जो को आंसर शुड बी स्पेसिफिक। सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने रिक्वायरमेंट क्या पूछी है, अपनी कहानी मत गढ़ो। सबसे पहले जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन से पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसने बोला ग्रोस सैलरी, तो क्यों तुम टैक्सेबल सैलरी निकाल के आ रहे हो, क्यों तुम टैक्सेबल सैलरी निकाल के आ रहे हो। जब उसने ग्रोस सैलरी पूछा है, तुम टैक्सेबल सैलरी निकाल के आ रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो टैक्सेबल सैलरी के तुम्हें एडिशनल नंबर देगा। वो क्यों देगा तुम्हें एडिशनल नंबर, जब उसने पूछा ग्रोस सैलरी, उसके 5 मिनट तुमने और वेस्ट कर दिए। वो कह रहा है ग्रोस सैलरी, बच्चा कह रहा है मैं टोटल इनकम निकाल के बताऊंगा, क्योंकि मैंने टोटल इनकम तक सीखा है, मेरा ज्ञान कहां काम आएगा। भाई ज्ञान अपने अंदर ही रख लो। उसने जो पूछा टैक्सेबल सैलरी, ग्रोस सैलरी, वही निकाल के आओ बस। तो सिंपल, जो उसने नहीं पूछा ना, बिना बात की कहानियां वहां मत गढ़ के आओ। क्वेश्चन का आंसर शुड बी स्पेसिफिक, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे पॉइंट्स, नीट एंड क्लीन। आपको दिखाता हूं, देखो इस बच्चे ने जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया तो देखो कैसे लिखा, देखो दिखाता हूं। अब ये क्वेश्चन देखो रेजिडेंशियल स्टेटस का है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो उसने लिखा, ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का है। आप पॉइंट देखना भाई साहब, ऐसे रैंक नहीं आता। ऑल ओवर इंडिया रैंक कौन है भाई साहब, टॉप का रैंक आया इस बच्चे का, 75 मार्क्स आए हैं सर। 75 मार्क्स लेना डिस्क्रिप्टिव में आसान नहीं है, और वो भी टेक्स्ट के पेपर में। तुम्हें लग रहा होगा 75 इजी है, तुम पेपर दोगे तुम्हें पता लग जाएगा। इस बच्चे ने आंसर देखो, आंसर कितना बढ़िया लिखा है। उसने क्वेश्चन पूछा रेजिडेंशियल स्टेटस, पहले बच्चे ने सेक्शन लिखा, सेक्शन को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। पहले सेक्शन लिखा, सेक्शन को बॉक्स में बंद कर दिया कि मुझे पेपर चेक करने वाले को ये दिखाना है। ये देखो ये रहा। अबे नालायको, एमसीक्यूज में कैसे अटेंड करोगे तुम्हें, यार तुम कैसी बात कर दो, मजे ले रहे हो क्या। अभी तुम्हारा पेपर नहीं है क्या, कंपनी लोगों का पेपर नहीं है, अकाउंट्स नहीं है क्या, क्या हो गया, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है क्या। एमसीक्यूज में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, गोले को बिंदी लिपस्टिक ला के आएंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे। भाई प्रेजेंटेशन है, कॉमन प्रेजेंटेशन है, हर पेपर में काम आएगी तुम्हारे ये, जिसके लिए तुम तरसते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कहानियां मेरे मजे मत लो, यहां पे एमसीक्यूज में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सुनो ध्यान से यहां पे, तो देखो यहां पे, अब देखो उसने कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है। देखो कंडीशन मेंशन, देखो पॉइंट्स बनाया उसने भाई साहब, ये पॉइंट्स बनाए हैं। असेसी शुड बी इंडियन सिटीजन, फिर इनकम अराइजिंग और एक्रू अराइजिंग एक्सीड 15 लाख, फिर एक पॉइंट्स अगला, अगला पॉइंट्स
फिर उसने देखो पॉइंट्स में लिखा है सब कुछ। भाई साहब नंबर क्यों नहीं देगा इंस्टीट्यूट, बताओ। अब तुम इतने मोटे मोटे पैराग्राफ बना के आते हो और तुम उसको उससे खेलते हो, ढूंढ 6 अंतर ढूंढ। वो तुम बचपन वाली गेम खेलते हो, 6 अंतर ढूंढो। इतना बड़ा पैराग्राफ तुमने लिख दिया। अब तुम एग्जामिनर को चैलेंज करते हो, ढूंढ सकता है तो ढूंढ इसमें आंसर कहां है, हम भी देखते हैं तो ढूंढ के दिखाएगा नहीं दिखाएगा। हम तेरे साथ गेम खेलने के लिए आए हैं, तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के आ गए तुम, उसमें वो आंसर ढूंढता फिर रहा है, उसको आंसर नहीं मिल रहा, फिर वो कांटा मार रहा है। आंसर था उसमें, तो बीच लाइन में आंसर था, तुमने ऊपर वाला बेकार लिखा, नीचे वाला बेकार लिखा। तुमने कहा ढूंढ सकता है तो ढूंढ के दिखा दे, हम भी तुझे मान जाएंगे। फिर वो एग्जामिनर भी कहता है बच्चा प्रैक्टिकल है, इसको दोबारा आना चाहिए। फिर वो खुश होकर एक अटेम्प्ट और देता है कि अगले 6 महीने बाद आइयो, फिर मैं ढूंढ के दिखाऊंगा तुझे। तो ये कहानियां मत गढ़ना, आंसर मस्ट बी स्पेसिफिक, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पैराग्राफ, ये बातें बहुत जरूरी हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? हंस लो बेटे हंस लो, ये बातें अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, ये तुम्हें बातें तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओगे, सर इस वीडियो की बहुत जरूरत थी, मैं बता रहा हूं सर इस वीडियो की बहुत तुम्हें जरूरत थी, मान लो तुम जरूरत थी। और तुम इसलिए हंस रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम ये गलतियां करके आते हो। क्योंकि हंसी तब आती है जब तुम्हें लगता है भाई साहब ये तो यार हमारी धोती खोल रहा है और सच बोल रहे हैं, गाबा सच बोल रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कहते हैं ना वो स्पिटिंग टूथ, तो वही स्पिटिंग टूथ की बात हो रही है कि तुम ये गलतियां करके आते हो, इसलिए तुम्हें हंसी आ रही है कि हाँ यार हम कैसी गलतियां करके आते हैं, वो गलतियां हमें करके नहीं आनी जी। क्या बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद अब अगले रूल पे आओ जी। अगला रूल क्या है? तो आंसर कैसे लिखने हैं? आंसर लिखने हैं छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटे छोटे पॉइंट्स में, और आपने उसने जो पूछा है उसके बेस पे आंसर दे के आना है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, अगला पॉइंट। फिर अब क्या होता है, जैसे मान लो केस लो बेस्ड क्वेश्चन है, अब केस लो बेस्ड क्वेश्चन हो गया या प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। जैसे बच्चा कहता है सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिख के आना है, जैसे मान लो पेपर कंपनी लॉ हो गया, ठीक है, या मान लो टैक्स में कोई थ्योरी बेस्ड जीएसटी में क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे लिख के आएंगे जी? तो जैसे आप केस लो वाला क्वेश्चन जैसे नॉर्मल लिखते हो वैसे टेक्स्ट में लिखना है। पहले आप एक्सप्लेन करोगे प्रोविजन, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया, इस बच्चे के जो 75 मार्क्स है, इसका ऑल ओवर इंडिया रैंक है, सिंगल डिजिट रैंक है। देखो इसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो नंबर मिलेंगे, नहीं। आप अगर चेक करो, कोई इसमें चांद तारे नहीं जड़े हुए हैंडराइटिंग में। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं क्या चीज मैटर करती है। तुम्हारी हैंडराइटिंग से ज्यादा ये मैटर करते हैं कि तुमने कंटेंट लिखा, तुमने कंटेंट सही लिखा है। इस बच्चे ने चेक करना सर अंडरलाइन देख रहे हो कहां कहां अंडरलाइन की है, भाई साहब इंस्टीट्यूट क्यों नंबर नहीं देगा उसको? उसको पता है रैंक, मैंने कहा ना जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। रैंक लेने वाले को पता है कि कैसे रैंक लेना है, उसने वही दिखाया एग्जामिनर को जो एग्जामिनर को दिखाना चाहिए। और हम जैसे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के आएंगे, उसमें दिखाना क्या हमें वही नहीं पता, ना कोई पॉइंट अंडरलाइन है ना कुछ है। और उसने क्लियरली अंडरलाइन किया, जहां लिमिट्स लिखी लिमिट्स को अंडरलाइन किया, जहां सेक्शन लिखा सेक्शन को अंडरलाइन किया उसने उसको पता है उसको दिखाना ये है, अब ये चेक करेगा वो नंबर दे देगा जिसको। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो उसने क्या लिखा, जब ये थ्योरी बेस वाला क्वेश्चन किया तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या लिखा, प्रोविजन लिखा। सबसे पहले उसने प्रोविजन लिखा, सबसे पहले उसने लिखा प्रोविजन। किसका प्रोविजन क्या कहता है, ये जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है इसका प्रोविजन कहता क्या है। उसके बाद फिर उसने लिखा फैक्ट, कि क्वेश्चन में उसने क्या बोला ये फैक्ट है। और फिर लास्ट में उसने यहां पे लिखा कंक्लूजन, यहां पे उसने कंक्लूजन लिखा। और फिर उसने आगे यहां पे देखो इनकम निकाल के दिखाई है। तो इस तरह से मतलब पहले प्रोविजन, उसके बाद फिर उसको पता है कि फैक्ट, क्वेश्चन का फैक्ट क्या है, और देन लास्ट में कंक्लूजन। बिना प्रोविजन के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। गाबा सर अगर सेक्शन ही याद ना हो तो क्या करें? तो गलत मत लिख के आना, आप एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन लिखाना, गलत मत लिख के आना। सर सेक्शन के एडिशनल नंबर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। सर क्या केस लो का नाम लिखने से नंबर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बट गलत लिखोगे तो पूरा काट देगा। अगर गलत लिखोगे तो पूरा काट देगा। तो ज्यादा वो चालूपंथी मत करना, ये मत सोचना कि तुम सामने वाले को पागल बना दोगे। सामने वाला तुम्हारे जैसे कई बच्चे डेली हैंडल करता है,
तो जिसके जिसके तुम बच्चे हो ना, उसका वो प्रिंसिपल रह चुका है, तो उसको पागल बनने की कोशिश मत करना सर। अगर तुम्हें 10 से 15% की रेस में आना है, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा उन 85% बच्चों से, जो 85% बच्चे गलतियां करके आ रहे हैं। और ये वीडियो उन्हीं 15% बच्चों के लिए है जो पास होना चाह रहे हैं, क्योंकि 85% वाले फिर वही गलती करके आएंगे मेरे बताने के बाद भी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है। उसके बाद मस्ट अटेंड ऑल क्वेश्चन, स्टेप वाइज मार्किंग है। कोशिश करो हर क्वेश्चन अटेंड करके आओ। पेपर पूरा 100 नंबर का करके आओ जी पेपर। क्योंकि देखो, अगर आपने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है तो उसका नंबर तो 0 ही मिलने हैं। अगर आपने कुछ किया है और अगर स्टेप वाइज मार्किंग है तो स्टेप वाइज मार्किंग के नंबर मिलते हैं। तो ये बात ध्यान देना, आप कोई पेपर भी करके आ रहे हो, कोई पेपर भी, चाहे वो टेक्स्ट का है चाहे वो कोई भी है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आप अगर आधा क्वेश्चन भी सही करके आए हो तो आधे के नंबर मिलेंगे आपको। तो कोशिश करना पेपर पूरा अटेंड करने की, क्योंकि अगर पेपर ही अपने 50-60 नंबर का किया है तो फिर नंबर तो 30-40 ही आएंगे जी। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी जी। उसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग से स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बार बार बोला टेस्ट दो, इसलिए मैंने बार बार कहा मॉक टेस्ट दो, ताकि तुम्हें अपनी स्पीड का आइडिया हो कि तुम 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। उससे ही स्पीड का आइडिया होगा जी, नहीं तो फिर पेपर में आके हाथ पैर तुम्हारे ठंडे हो जाएंगे बस। सर टाइम की मैनेजमेंट कैसे करें, आप क्वेश्चन काउंट कर लो पेपर में कितने हैं और हर क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स हैं आप देख लो। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे के पास पहला क्वेश्चन आता है, बच्चा पहले क्वेश्चन में बिंदी, लिपस्टिक, मैनीक्योर, पेडिक्योर, बच्चा कह रहा है इसी में ही चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। बेटा नंबर 5 ही मिलने हैं, नंबर 5 ही मिलने हैं। और ये पहला क्वेश्चन अगले आने वाले क्वेश्चन के और नंबर कटवाएगा, क्योंकि अगर आपने पहला बहुत बढ़िया लिख दिया, पहले में आपने चांद तारे हीरे जवाहरात सब कुछ जोड़ दिया, आपने कहा पहले में ही दिखा दूंगा मैं हूं क्या, आपने पहले क्वेश्चन में ही 4 पेज भर दिए बढ़िया बढ़िया और अगले में गंद मार के आ गया, तो एग्जामिनर तुम्हारा मेंटल लेवल समझ जाएगा इस बच्चे ने मेरे फुद्दू बनाया है, इस बच्चे ने मेरे को पहला क्वेश्चन तो दिखा दिया बाकी में गंद मारा है। आप चेक करो, इस बच्चे की हैंडराइटिंग चेक करना, क्वेश्चन नंबर 1 से चेक कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। आप देख लो सेम हैंडराइटिंग चल रही है। ये नहीं कि पहले में इसने हीरे जवाहरात और बिंदी लिपस्टिक जड़ दी। और ऑल ओवर इंडिया रैंक, मैंने कहा ना टॉप का रैंक है, टॉप का, समझ गए ना क्या रैंक है, टॉप का रैंक है इस बच्चे का। ऐसे ही 75 मार्क्स नहीं आए, इसको पता है उसको दिखाना क्या है, इसको पता है इसको पेपर पूरा करके आना है, इसको पता है इसको पेपर पूरा करके आना है। तो इसने ऐसा नहीं कि पहले में इसने कुछ और हैंडराइटिंग है, आप चेक कर लो, हर क्वेश्चन चेक करो, सेम हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी। और हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर पूरी जान लगा देते हैं, हम इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग करके आएंगे, उसके बाद फिर, और अगर भाई साहब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की हैंडराइटिंग अलग होती है, लास्ट वाले क्वेश्चन की हैंडराइटिंग अलग होती है, ऐसा लगता है एक पेपर 2 लोगों ने दिया है। और लास्ट वाले क्वेश्चन की हैंडराइटिंग ऐसी है कि डॉक्टर को भी समझ में ना आए, कि डॉक्टर भी हैरान हो जाए कि भाई साहब मेरे से भी गंदी हैंडराइटिंग। मैंने कहा ऐसे हैंडराइटिंग क्यों की, सर वो टाइम कम था ना। तो बेटे टाइम पहले से मैनेज करना चाहिए था ना, क्यों तूने पहले क्वेश्चन में 20 मिनट लगाए। नंबर तुझे 5 ही मिलने हैं, 5 भी पूरे नहीं मिलने, नंबर 4 ही मिलने हैं। तो टाइम को मैनेज करके चलो, क्वेश्चन काउंट कर लो पहले ही। और आपके पास 180 मिनट्स हैं, आपके पास क्या है 180 मिनट्स हैं, 180 मिनट्स को क्वेश्चन में डिवाइड कर लो और हर क्वेश्चन में उतना उतना टाइम देके आओ, क्योंकि तुम्हें हर क्वेश्चन के सेम ही नंबर मिलने हैं। ये बात ध्यान देना, चाहे तुम जैसे मर्जी करते रहो जी। क्या बात मेरे समझ में आ रहे हो। तो पूरे पेपर के अंदर हैंडराइटिंग सेम लेवल की लेके चलना। हाँ चलो थोड़ा बहुत पहले में चलो आपने अच्छा कर दिया, बात एक अलग है, बट बाद वाले क्वेश्चन में ऐसा मत लिखना कि बाद वाले में समझ में ही ना आए उसको। ये बात ध्यान देना मेरी बात को। तो वही बात मैंने यहां पे लिखी है, मस्ट अटेंड ऑल क्वेश्चन, स्टेप वाइज मार्किंग है, आपको नंबर मिलेंगे, आपको ये बात ध्यान देने हैं। और वर्किंग नोट्स आपको बना के आने हैं, वर्किंग नोट्स आपने जरूर बना के आने हैं। एजम्पशंस आपने जरूर लिख के आनी है, अगर किसी क्वेश्चन में एजम्पशंस है, एजम्पशन जरूर लिख के आनी है, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे डाउट्स कब लोगे भाई, कौन से डाउट्स, कैसे डाउट्स, इतनी सारी क्लासेस के अंदर डाउट्स और क्या डिस्कस की हैं, अब कौन से डाउट रह गए आपके, अब कौन सा चैप्टर रह गया। आगे आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, एक एक क्वेश्चन, अरे फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। नो शॉर्ट फॉर्म इन कंप्लीट क्वेश्चन। आप ध्यान रखना, पूरे पेपर में कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। बच्चा कहता है सर क्या हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो, आंसर इज नो, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, बात ध्यान देना जी। आपको पूरे पूरे
जो भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो पेपर के अंदर वो नहीं चलेंगी, बस ये पर ध्यान देना। कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज करने की गलती मत करना, कई बार एग्जामिनर नंबर काट लेता है, ये बात ध्यान दो। जो बच्चा कह रहा है प्रेजेंटेशन रिलेटेड डाउट्स, तो वही तो ले रहा हूं मैं, प्रेजेंटेशन करनी कैसे वही तो बता रहा हूं मेरे बाबू, और क्या बता रहा हूं ये मैं, क्या नाम है, भक्ति, तो वही बता रहा हूं मैं। उसके बाद अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। अब बच्चे को होता है सर मान लो टेक्स्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, अब अगर टेक्स्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो टेक्स्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है, प्रैक्टिकल की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले लिखो हेडिंग। सबसे पहले ध्यान रखना, अब ये जो बच्चे वहां पे बातें कर रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार इसको सुन लो। ये सारी बातें बाद में भी तुम कर सकते हो, पहले इसको देख लो। आपके सारे डाउट्स मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे, बट इसको बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, मान लो प्रैक्टिकल आ गया, जैसे मान लो अब ये पेपर था जी, अब ये पेपर है, चाहे वो सीए वाला है, सीएस वाला है, सीएमए, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल। अब जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ गया, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ गया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ये उसने टेबल दे रखी है, भाई साहब ये सब कुछ दे दिया, और ये इतनी बड़ी टेबल आ गई। अब यहां पे जाके ना चेक करो उसने क्या बोला, कह रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ बजरंग फॉर द असेसमेंट या 24-25। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसने क्या मांगा है, उसने क्या मांगा है, मांगा क्या है उसने, ये बताओ मांगा क्या है। उसने बोला कैपिटल गेन निकालो, तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लिखोगे क्या कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना सबसे पहले वो ऊपर लिखो। उसने बोला ग्रोस सैलरी निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी। उसने बोला टैक्सेबल सैलरी निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। उसने बोला ग्रोस टोटल इनकम निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। उसने बोला टोटल इनकम निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो उसने मांगा सबसे ऊपर उसकी हेडिंग होगी। तो सबसे पहला काम यह करो कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना सबसे ऊपर वही लिखनी है कि तुम निकाल के आ रहे हो, तो पहले ऊपर हेडिंग आ गई। क्या बात समझ आ रही है। उसके बाद टेबल बनाओ जी। अब टेबल कैसे बनानी है जैसे आपको दिखाता हूं। अब इस बच्चे ने क्या किया, ये उसका पेपर है, देखो इसने क्या लिखा आपको मैं दिखाता हूं। देखो सबसे पहले आंसर, कौन सा वो आंसर दे रहा है, उसके बाद उसने क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विनोद ऑफ द असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन एजम्पशन ऑप्टिंग आउट सेक्शन 115 बीएससी। उसने पूरी हेडिंग लिखी है कि निकालना क्या है। देखो हेडिंग लिखी, उसके बाद इसने टेबल बनाई, पर्टिकुलर अमाउंट। आप चेक करो कोई इसने इतनी बढ़िया टेबल नहीं बनाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपने कंटेंट सही लिखा है, नंबर आपको 100% मिलेंगे, उसको कंटेंट से मतलब है, यहां पे नहीं। अब आप चेक कर लो ना सर, ये ऑल ओवर इंडिया, मैंने कहा ना ऑल ओवर इंडिया टॉप रैंक की मार्कशीट है, 75 मार्क्स है। आप चेक कर लो उसने कहां ऐसी टेबल बनाई, कहां इसने ऐसे किया वैसे किया ये किया वो किया, बट हाँ टेबल मैंडेटरी है। टेबल से बाइफरकेशन तो करोगे ना, टेबल से बाइफरकेशन तो करोगे ना। तो देखो उसने टेबल बनाई है, फिर देखो उसने ऐड क्या क्या ऐड किया है, फिर उसने क्यों ऐड की है, उसके नीचे रीजन कि मैं क्यों ऐड कर रही हूं, या तो रीजन यहीं पे लिखो या वर्किंग नोट में लिखो, या तो रीजन यहीं पे लिखो या वर्किंग नोट में लिखो। रीजन कहीं तो लिखने पड़ेंगे, बिना रीजन के आप ऐड लेस करके आ रहे हो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों ऐड किया, दिमाग में कुछ तो आया होगा। अबे नालायक तेरे दिमाग में कुछ तो आया होगा, हाँ बोलो, हाँ दिमाग में कुछ तो आया होगा। चंदन भाई सबके लिए है, प्रेजेंटेशन सबके लिए है, पेपर में प्रेजेंटेशन तो सबके लिए है ना, ठीक है जी। तो सिंपल से बता, दिमाग में कुछ तो आया होगा, क्यों आया, क्यों ऐड करने, क्यों ऐड किया तुमने, क्यों लेस किया, या तो वर्किंग नोट में लिखो या साथ में लिखो। देखो उसने हर पॉइंट का, ये मैंने डेप्रिसिएशन साथ में रीजन, ये ऐड किया, ये क्यों ऐड किया, ये देखो प्रोविजन जो होता है वो डिसअलाउड होता है इसलिए मैंने ऐड किया है। हाँ जस्ट लाइक नरेशन हो गया, रिमार्क्स हो गया। भाई तुम्हारे मन में जो भी ख्याल उत्पन्न हुआ कि इसको मैंने ऐड किया, इसको मैंने लेस किया, क्यों ऐड किया और क्यों लेस किया, आपको लिख के आना बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है। तो वही मैंने यहां पे लिखा। सेकंड आप क्या करोगे, टेबल। थर्ड वर्किंग नोट्स। सर क्या वर्किंग नोट्स के नंबर होते हैं, वर्किंग नोट्स के आधे नंबर होते हैं। क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर वर्किंग नोट्स के हैं जी, 5 का है तो 2.5 नंबर वर्किंग नोट्स के हैं। सर अगर नहीं बना के आ रहे तो क्वेश्चन 5 का नहीं है, तुम्हें 2 नंबर से ऊपर नहीं मिल सकते। सर सारा सही है, 2 नंबर मिलेंगे। सर आंसर मैच हो गया, 2 नंबर मिलेंगे। सर ऐसे नंबर क्यों काट रहा है, क्योंकि तुमने लिखा ही नहीं ना कि तुमने आंसर निकाला कैसे है। एचआरए की कैलकुलेशन तुमने लिखी नहीं, तुमने आरएफए की कैलकुलेशन लिखी नहीं तुमने,
तुमने ग्रेचुटी की कैलकुलेशन लिखी नहीं, सिर्फ तुमने आंसर लिख के आ गए। आंसर कैसे निकला? तो उसको तो ये लगेगा ना तुमने कहीं नकल तो नहीं मार ली। आप समझ पा रहे हो? तो आंसर लिखा कैसे, उसके वर्किंग नोट के आधे नंबर हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी तुम एजम्पशन लेके आ रहे हो, जो भी तुम एजम्पशन लेके आ रहे हो, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, आपने एज्यूम किया डिफॉल्ट स्कीम, तो एजम्पशन लिख के आओ, अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, अपने दिमाग में नहीं रखना, यह बात ध्यान देना, अपने दिमाग में नहीं रखना कि तुमने क्या एजम्पशन लिया है। सर मैंने एज्यूम किया इस वैल्यू में ना जीएसटी इंक्लूड है, सर मैंने ना एज्यूम किया इस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है, और इंक्लूड के बेस पे मैंने आंसर निकाला, तो उसको लिख के आओ ना कि तुमने क्या एज्यूम किया है। वर्किंग नोट के नंबर, बिल्कुल नंबर ऑब्वियस से बात है, वर्किंग नोट के आप नंबर बना के आओगे। सर रफ वर्क कर सकते हैं, रफ वर्क लास्ट में करना, बिल्कुल जी लास्ट में करना रफ वर्क, जो भी करना है, ठीक है ना। तो लिखना पड़ेगा ना, तुम क्या एज्यूम कर, उसके दिमाग में थोड़ा सपना आएगा, हाँ हाँ बच्चे ने एज्यूम किया होगा। मैं कहा जितना उसका टाइम बचाओगे उतने तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे, जितना उसका टाइम वेस्ट करोगे उतने तुम्हें कम नंबर मिलेंगे। आप एक बार उसकी जगह अपने आप को रख के देख लेना कि आप अगर किसी का पेपर चेक कर रहे हैं और वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तुम उसे नंबर क्यों दोगे? आप बस आपको आंसर मिल जाएगा कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। जो इतना बड़ा हाउ है ना मार्केट में कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कुछ नहीं है सर, आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं उसकी जगह होता, मैं किसका पेपर चेक करता, तो मैं उसे नंबर देता ही क्यों जो पूरे पॉइंट्स लिख के नहीं आ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो तुम्हें किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना बस, क्योंकि टाइम उसके पास भी लिमिटेड है, ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है जी? उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया, स्पीड स्टार्टिंग से आपको लेके चलनी पड़ेगी, आप स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करके चलोगे, बस ये पर ध्यान दो। ये 9 पॉइंट्स अगर आप सुधार लेते हो, मैं आज यूट्यूब पे लाइव, आज की डेट नोट कर लेना, लिख के दे सकता हूं, जो बच्चा ये 9 पॉइंट्स हैंडल कर लेगा इस बार के पेपर में 100% पास है। वो 100% पास है, कोई उसे फेल कर ही नहीं सकता अगर 9 के 9 पॉइंट्स अगर वो हैंडल कर लेता है, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अब आपके जनरल डाउट ले लेता हूं और देन फिर आपको मैं मार्कशीट दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने आंसर कैसे लिखे हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि आंसर हमें लिख कैसे कैसे आने। आपके 2-3 जनरल डाउट में ले लेता हूं। पहला डाउट, सर क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर, जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो क्या पहले डीटी करें या आईडीटी करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कईयों को डीटी अच्छा लगता है, कईयों को आईडीटी अच्छा लगता है, तो जो मर्जी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आसान तुम्हें लग रहा है पहले वो कर लो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले तुम जीएसटी करो पहले तुम डीटी करो। क्वेश्चन नंबर 2, सर ऐसा कर सकते हैं कि पहले हमने डीटी स्टार्ट किया, तो डीटी स्टार्ट किया, 2 क्वेश्चन डीटी के, फिर जीएसटी, फिर डीटी, फिर जीएसटी। आप इसका आंसर खुद मेरे को देंगे जी, अब इसका आंसर खुद मेरे को देंगे, आंसर आप मेरे को खुद दोगे। ऐसा करोगे तो क्या होगा, क्या तुम किसी को ऐसे नंबर दोगे? एक पेपर तुम्हारे पास चेक करने के लिए आया, उसने पहले डीटी, तुम दिमाग लेके गए डीटी में, फिर बीच में जीएसटी आ गया, तुम दिमाग लेके आ गए जीएसटी में, फिर बीच में डीटी आ गया, फिर जीएसटी, तुम उसको नंबर दोगे? नहीं दोगे। तो तुम कैसे पूछ रहे हो मुझसे क्वेश्चन? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। पहले एक ही पार्ट खत्म करोगे, दूसरा पार्ट बाद में करोगे, ये बात ध्यान देना मेरी बात को। उसके बाद सर क्या ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, गाबा सर, ओए गाबे गाबे सुन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 1 आया, अब क्वेश्चन नंबर 1 के ये ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, तो मान ले 2 पार्ट मैंने यहां पे कर लिए, फिर क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट किए। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको अगर कोई क्वेश्चन आपने उठाया है, उसके सभी पार्ट्स आपने एक ही साथ में करने हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर कोई पार्ट तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता तो उसको बिल्कुल लास्ट में कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट में। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें याद अभी नहीं आ रहा, उसका स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना। मैंने क्या बोला? जितना पेपर चेक करने वाले को कंफ्यूज करोगे उतने तुम्हारे नंबर कम होंगे। अगर तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो पेपर चेक करने वाला भी कंफ्यूज होगा ही होगा, ये बात मान लो। सर पेपर में थोड़ी बहुत कटिंग अलाउड है, कटिंग तुम हरकतें पता क्या करते हो, सुन लो मेरी बात। अब तुम दोबारा यहां स्माइली भेजोगे हंसने वाली, तुम कटिंग क्या करते हो? कई बच्चे कटिंग इतनी गंदी करते हैं, पेज ही फाड़ देते हैं, पेज ही फाड़ देंगे, ऐसी कटिंग करेंगे। अरे तूने कौन सा नीचे भद्दी बात लिख दी थी कि जो तू दिखाना नहीं चाहता? ऐसे कौन से तुमने काले कर्म किए थे? ऐसे करेगा बच्चा कटिंग। उषा का नाम, जैसे मान लो यहां पे उषा लिखा है,
उषा का नाम दिखना नहीं चाहिए, उषा को तो मैं खत्म ही कर डालूंगा, उषा की ऐसी की तैसी, ये उषा खत्म, ऐसे खत्म। भाई साहब इतना हिस्सा पेज का ही फट जाएगा। पेज में आर पर देख लो, ये लो उषा खत्म हो गई, उषा उड़ गई। अबे नालायकों, जब तुम्हें कटिंग करनी है तो उषा को तुम ऐसे भी काट सकते हो ना, बस खत्म हो गया जी, खत्म, उषा खत्म हो गई, टाइम भी तुम्हारा बच गया, सामने वाले को समझ में भी आ गया। तुम पूरा गुस्सा निकालते हो उषा के ऊपर, जो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है किसी के प्रति, वो तुम पूरे कटिंग कर करके निकालते हो। तो ये हरकतें मत करके आना, ऐसी कटिंग मत करके आना भाई। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो ऐसी कटिंग मत करके आना, एक लाइन से भी लाइन कट सकती है। आपने अगर ये सिंगल लाइन में मार दी तो कटिंग हो चुकी है। सामने वाला अंधा नहीं है, उसको दिखता है कि तुमने कुछ काटा है, उसको ऐसे करने से फील नहीं आएगी ओहो ये तो इसने काट दिया, और तुमने अगर ऐसा कर दिया ना सही नहीं काटा, ये कटिंग के नंबर नहीं दे रहा वो नालायको। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आपको इस तरह से कटिंग ज्यादा घिसाना नहीं है उसके ऊपर, ये बात ध्यान दो। ठीक है। और अब बाकी, अब मैं आपको एक बार आंसर शीट दिखा रहा हूं, तो सारे के सारे बच्चे एक बार आंसर शीट देखेंगे। जैसे इस बच्चे ने, अब आपको मैं दिखाता हूं, देखो ऑल ओवर इंडिया, समझ गए ना क्या रैंक था इसका? ऑल ओवर इंडिया टॉप का रैंक था, ऑल ओवर इंडिया टॉप का रैंक था इसका। तो अगर ऑल ओवर इंडिया टॉप, और ये मेरी स्टूडेंट रही है यूट्यूब की, इसे सारी क्लासेस यूट्यूब से देखी हैं, अगर आपने इसका इंटरव्यू भी देखा हो तो इसने मेरी क्लासेस की भी इसने हेल्प ली, इसको बहुत सारी क्लास, त्रिशूल बैच पहले हमारा हुआ करता था। तो अब इसने चेक करना, अब टॉप का रैंक होने के बावजूद भी इसने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया। अब तुमको कैसी रैंक होल्डर है, इसको 1 आता ही नहीं था, हाँ इसने 4 से स्टार्ट किया तो भी इतना टॉप का रैंक आ गया। अबे नालायकों, मैंने क्या बोला? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। और जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उसको पता था क्वेश्चन नंबर 4 उसको पहले आता है, उसने पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही किया। मैंने कहा ना, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं कर रहे भाई, हर काम को अलग ढंग से कर रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहे, उनको पता है इतने में तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूंगी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 की लेंथ देखना चाहता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 की लेंथ देख लो, सीए के अंदर भी सेम होती है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। ये देखना ये लेंथ, ये तुम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, आधा घंटा तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने में। तो इसने सोचा छोड़ ना, बाद में पढ़ लूंगी, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेती हूं। और आपको मैं दिखाता हूं कमाल की बात, जब मेरी से फोन पे बात हुई, जब मेरी इस बच्चे से फोन पे बात हुई, आपको मैं दिखाता हूं। आप देखो रैंक होल्डर की स्ट्रेटजी, भाई साहब रैंक कैसे नहीं आते, रैंक होल्डर की तो मैं दिखा रहा हूं स्ट्रेटजी। देखो क्या है, क्या लिखा है, 4 और 4A में से एक करो। इसने 15 मिनट में यही सिलेक्ट कर लिया होगा कि मुझे 4 करना है, और पहले 4 कर लिया, मार दिया पहली बॉल पे छक्का। और लोग 15 मिनट ताड़ने में वेस्ट कर रहे हैं, लोग 15 मिनट मैंडेटरी क्वेश्चन के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, इसने 15 मिनट में कमाल दिखा दिया। 15 मिनट के अंदर पहले चेक किया 4 और 4A में से कौन सा 4, पहले 4A कर दिया, काम ही खत्म कर दिया जी। तो पहले इसने क्या किया, पहले इसने 4 किया, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पहले अटेम्प्ट किया कि पहले मैं ये करती हूं, क्योंकि मैंडेटरी वाले तो करने ही करने हैं, उसमें तो क्या ही छोड़ के आएंगे, उसमें तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं, इसमें ऑप्शन है, तो पहले ये सिलेक्ट करूं ना कि मुझे 4 या 4A में से कौन सा करना है। तो उसे 15 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 4 करना है, तो पहले वो क्वेश्चन नंबर 4 करके आ रही है जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसने क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले किया। अब देखो यहां पे जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पे निकल के आ रहा है, तो उसने यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी उसने 4A, उसने क्या किया, हाँ 4A पहले किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 4A निकल के आ रहा है। देखो उसका 4A, अब यहां पे देखो 4A एक बार चेक करो जी। अब यहां पे देखो 4A है, अब देखो ये 4A क्वेश्चन पता किसका है, पीजीपीपी का। देखो पहले टेबल दी हुई है, पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है विनोद का, ये नेट प्रॉफिट, ये डेबिट बैलेंस, ये ग्रोस प्रॉफिट, एग्रीकल्चर इनकम, पीपीएफ का इंटरेस्ट, ये अदर इंफॉर्मेशन। उसने क्या बोला कि विनोद की टोटल इनकम निकाल दो। सारे बच्चे बोल दो बेस क्या बनेगा। इशिता कह रही है उसने प्रैक्टिकल करा, उसको प्रैक्टिकल अच्छे से आता होगा ना, और प्रैक्टिकल जितना प्रैक्टिकल करोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे, प्रोवाइडेड वो सही होना चाहिए। अब बताओ इसका बेस क्या बनेगा, जल्दी बोलो बेस क्या बनेगा जी, जल्दी बोलो बेस क्या बनेगा। नेट प्रॉफिट बनेगा, देखो यहां पे नेट प्रॉफिट बना बेस, देखो प्रॉफिट
यहाँ पे उसने नेट प्रॉफिट बेस बना दिया एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 6,75,000। फिर एड डिस अलाउड, इनकम टैक्स डिस अलाउड है, इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन रेजिडेंट ये डिस अलाउड है। फिर डेप्रीसिएशन यहाँ पे कंपनीज एक्ट वाला, अकाउंट्स वाला डिस अलाउड है। प्रोविजन आपको मैंने पहले भी कहा था, प्रोविजन डिस अलाउड होते हैं। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे ये डिसलाउंस, LIC प्रीमियम ये तो डिडक्शन का है, वो डेबिट किया हुआ है, खर्चा बिजनेस का नहीं है, डिस अलाउड है, ये इसने कटिंग की हुई है, ये 30,000 पे ऐड है। फिर लेस में अब कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम बाहर निकाल दी, एग्रीकल्चर इनकम तो अदर सोर्स की इनकम है, एग्जाम्प्ट है, बाहर निकाला। PPF का इंटरेस्ट यहां से बाहर निकाला क्योंकि बिजनेस का इनकम नहीं है, ये बाहर निकाला। फिर माइनस में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स वाला, ये माइनस किया। तो आप चेक करो ये क्वेश्चन जो है, आप अगर चेक करोगे 5 नंबर का है जी। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है और सेम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये उसने ग्रोस टोटल इनकम निकाली, फिर ग्रोस टोटल इनकम निकालने के बाद यहाँ पे देखो डिडक्शंस माइनस की LIC प्रीमियम वाली, और ये टोटल इनकम निकाल के आ गई। आप देखोगे कोई ऐसा नहीं है कि इसकी हैंडराइटिंग बहुत जबरदस्त है। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, कई बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया होती है, ऐसा नहीं है, बट उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। ये देखो, अच्छा इसने अंडरलाइन भी कई पॉइंट्स को नहीं किया जो तुम इससे इंप्रूव कर सकते हो, इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। देखो ये डिडक्शन है, इसने अंडरलाइन नहीं किया, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इसने, मैं अगर पेपर दे रहा होता तो मैं थोड़ा सा और का इंप्रूव करता, जैसे लेस है, लेस इसने बीच में लिखा, मैं लेस थोड़ा साइड में लिखता ताकि थोड़ा सा देखने वाले को और क्लैरिटी हो कि मैंने लेस किया। इसने यहां पे अगर आप चेक करोगे, इसने यहां पे देखो डिस अलाउंस ये वाला ऐड, इसने क्या किया है, थोड़ा सा बीच में लिखा है। अगर मैं चेक करता हूं, थोड़ा सा इसने बीच में लिखा है, मैं क्या करता, थोड़ा सा साइड में लिख देता ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आती। तो आप इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते हो। 75 मार्क्स हैं, 25 नंबर के और इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, आपके 90 प्लस भी आ सकते हैं अगर आप और बढ़िया इंप्रूवमेंट करके आओगे और आंसर आपके सही होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है और उसने हर पॉइंट का, देखो मैंने यहां पे लिखा भी है, इसने ये रीजन दिए है, ये इसने रीजन दिए हैं हर पॉइंट के बाद कि आपने क्यों ऐड किया, बस ये पर ध्यान तुझ। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे उसने क्या किया, अगले पॉइंट पर आओ। अब ये 4A का I पॉइंट है। अब देखो वर्किंग नोट है भाई साहब ये। अब जो तुम कह रहे थे ना सर वर्किंग नोट बनाने होते हैं, वर्किंग नोट बनाने होते हैं, ये देख लो उसके वर्किंग नोट देख लो जी। आप चेक करो, ये उसके वर्किंग नोट है। ये उसने इंटरेस्ट क्यों ऐड किया, ये क्यों ऐड किया, ठीक है, ये उसने वर्किंग नोट बनाए। यहां पर देखो जी, ये उसके वर्किंग नोट है, जहां उसको लगा उसने साथ में वर्किंग नोट बनाए। उसके बाद तब जाके उसको यहां पे देखो 3 नंबर, आप देख रहे हो 3 नंबर और 2 नंबर, भाई साहब पूरे 5 नंबर मिले हैं। 5 में से 5 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आप सही करके आते हो विद वर्किंग नोट, आपके सामने इंस्टीट्यूट एक भी नंबर नहीं काटता जी। बात समझ में आ रही है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो पूरे के पूरे 5 नंबर इसमें से मिले हैं, 2 यहां पर मिले हैं, ठीक है, और 3 नंबर नीचे मिले हैं। तो पूरे के पूरे 5 नंबर इस क्वेश्चन में उसके आए हैं जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो जी, अगला फिर यहां पे आ रहा है आंसर 4A का 2। अब ये 4A का 2 क्या, देखो यहां पे जी 4A का 2 है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स हैं और 5 TDS के हैं। आपको मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन पक्का TDS में से बनता ही बनता है। अब जो बच्चे समझदार होंगे वो TDS डेली बेस पर पढ़ रहे होंगे, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। बनना है क्वेश्चन, पक्का बनना है 5 नंबर का क्वेश्चन। इन्होंने 5 पॉइंट्स पूछ लिए, जैसे रेंट दिया, रेंट है इतना, बताओ TDS कटेगा नहीं कटेगा। कॉल सेंटर, याद है कॉल सेंटर 2% TDS कटता है, 194J 60,000 TDS कटेगा। उसके बाद फिर यहां पे उसने कार्टन बॉक्सेस मैन्युफैक्चर, उसके बाद लोगो एंड अमाउंट 5 लाख रुपए इंक्लूसिव मटेरियल, 194C की बात हो रही है। फिर कमीशन 15,000 से ऊपर TDS कटता है। डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस में कोई 30,000 रुपए की लिमिट होती नहीं है, 194J में TDS कटता है। अब देख लो उसके आंसर देख लो जी। अब उसने को आंसर कैसे दिए, देखो पहला पॉइंट 194I, 2,40,000 रुपए की लिमिट है। इस केस में रेंट जो है वो आपका 240 से ज्यादा है, तो देखो 360 का 10%, 36,000 रुपए का TDS कटेगा जी। क्या बात सर, लाइन के बीच में लिख सकते हैं क्या थ्योरी पेपर में? हाँ हाँ, लाइन के बीच में ही लिखोगे जी। बस प्रबल क्या हो गया तुम्हें, हैंग हो गया क्या सिस्टम, नालायक।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो देखो अब ये बी पॉइंट आ गया 194J। 194J कॉल सेंटर वाले केस में 2% है, अगर 30,000 से ऊपर है तो 60,000 पे है, 2% टीडीएस आ गया जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, 194C कॉन्ट्रैक्ट 30,000 और 1 लाख की लिमिट है, यहां पे 194C का टीडीएस कटेगा 2% से रेट से। उसके बाद 194H 15,000 रुपए की लिमिट है, 70,000 रुपए टीडीएस कटेगा। आप देख लो 5 में से 5 नंबर लड़की टीडीएस वाले क्वेश्चन में भी ले गई जी। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अभी भी टाइम है, सुधार लो अपने आप को। ये मैंने कहा ना, ये आपकी अटेम्प्ट सेविंग वीडियो बनेगी अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो। जिन बच्चे भी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनको बहुत सारी बातें आज सीखने को मिलेंगी। और आप मुझे अभी तो पता नहीं थैंक यू बोलोगे नहीं बोलोगे, बाद में जरूर बोलोगे कि सर ये वीडियो हमारे बहुत काम की थी, इससे हमें आइडिया लगा कि हमें क्या गलती करनी नहीं होती और जो गलतियां होती हैं उसको कैसे सही किया जाता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो पूरे के पूरे 5 नंबर मिले हैं, पांचों के पांचों पॉइंट उसके सही है। अब देखो बीच में स्पेस था, वो अगले पॉइंट के ऊपर ले गई, उसने 4A का थर्ड यहां पे किया। अब 4A का थर्ड यहां पे देखो क्या कह रहा है वो। अब वो कह रहा है मिस्टर टीना इंडियन सिटीजन है, ठीक है, 7 साल से दुबई में रह रही है और दुबई में कोई टैक्स नहीं है। अब वो कह रही है कि उसकी माइग्रेट बैक टू इंडिया 1 जनवरी इन इमीडिएट फॉर अर्लियर शी वॉज स्टेड 56 डेज। अब 23-24 में उसकी ग्रोस सैलरी इतनी है, ठीक है, और यहाँ पे शी रिटर्न इंडिया, हर फ्रेंड गेव ए ग्रैंड रिसेप्शन, प्रेजेंट उसको गिफ्ट मिला इतने का जी। अब वो कह रहे हैं आप उसका स्टेटस निकालो और उसकी इनकम निकालो। 2 बातें बोली उसने, स्टेटस निकालो और इनकम निकालो। इंडियन सिटीजन है, याद है इंडियन सिटीजन, 15 लाख से ज्यादा की इनकम, बाहर टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो इंडिया में रही या नहीं रही वो डीम्ड रेजिडेंट मान ली जाएगी। तो एक क्वेश्चन डीम्ड रेजिडेंट का है, तो उसने वही लिखा, देखो सबसे पहले ऊपर आंसर ये, और देखो सेक्शन 6(1)(a) कंडीशन क्या है डीम्ड रेजिडेंट होने की, और फिर एज पर द प्रोविजन मिस्टर टीना इंडियन सिटीजन है, ठीक है। वो चाहे कंडीशन फुलफिल करे या ना करे, वो माने या ना मानो, मानना पड़ेगा वो डीम्ड रेजिडेंट है। उसकी इनकम अगर आप चेक करोगे 15 लाख से ऊपर है, क्योंकि कैश गिफ्ट मिला 21 लाख का, 15 लाख से ज्यादा है तो इनकम 15 से ऊपर है, तो डीम्ड रेजिडेंट मान ली जाएगी। और देखो लिखा भी उसने RNOR बनेगी। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? हेलो, ओए ओए भाई, तुम्हारा माइंड ही फोकस नहीं होता यार। मेरे दिल में, दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि मैं कुछ ना कुछ बच्चों को डेली बेस पे देता रहूं। मैं कल अपनी वाइफ को बात कर रहा था, मैंने कहा यार मेरे यूट्यूब पे ना सेशन खत्म हो गए हैं, तो मैं ना कुछ वीडियो बच्चों के लिए डालूंगा, बट तुम्हारा माइंड ही फोकस नहीं हो रहा, क्योंकि पेपर हमारे नहीं है, हमारी धड़कनें तेज हो रही हैं। आप अगर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उसे आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, छोटे छोटे, मतलब उसने पॉइंट्स वाइज बताया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे। ये आपको सीखना है इस पेपर से। मुझे बड़ा दुख हुआ जब पहली बार मैंने मार्कशीट यूट्यूब पे दिखाई, तो मेरे को एक बच्चा कहता है 75 नंबर ही तो हैं बेटे, तुम 75, तुम्हें 40 के लाले पड़ते हैं। और टेक्स्ट में डिस्क्रिप्टिव पेपर में 75 लेना आसान नहीं है सर। और मेन सीए वाले बच्चे तो, क्योंकि उनका टेक्स्ट मेन कोर होता है, तो वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनके लिए 75 कह सकते हैं। सीएस के बच्चे को तो टेक्स्ट से प्यार करवाना पड़ता है, मैंने पूरी जान लगा रखी है। तो टेक्स्ट में 75 बहुत बढ़िया नंबर है, और मैं फिर भी कह रहा हूं इससे अच्छे नंबर भी आप ले सकते हो अगर आप और बढ़िया आप करके आओगे। अभी भी 25 नंबर का बीच में गैप है, ठीक है ना, और इससे बेस्ट तुम कर सकते हो, तुम करोगे तो नंबर ले जाओगे। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हूं 75, जब तुम्हारे आएंगे तब हम बात करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो अगला फिर क्वेश्चन, अब देखो अब इसने 4 के बाद क्वेश्चन कौन सा किया बताओ? 4 के बाद कौन सा किया इसने, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इसने 4 के बाद कौन सा किया? इतना दिमाग, देखो तुम्हारे चक्कर में क्या हो गया, पता क्या हो गया? तुम्हारे चक्कर में मैं उल्टे गिलास में पानी डाल रहा हूं।
मैंने कहा ये क्या होगा, पानी डल क्यों नहीं रहा, पानी नीचे गिर गया। अब गिलास करूंगा सीधा, इसमें पानी डालूंगा, मेरा पानी भी गिर गया नालायक तुम्हारे चक्कर में। बताओ इसने 4 के बाद कौन सा किया, 3। 4 के बाद कौन सा किया इसने, 3 किया। अब देखो 4 के बाद 3 किया, तो क्या 4 के बाद 1, इसने 1 किया, बताना इसने, जल्दी बोलो। 4 के बाद इसने 1 किया नहीं, 2 किया नहीं, इसने क्या किया, 3। क्या 4 के बाद 3 कर सकते हैं सारे बच्चे, बताओ क्या 4 के बाद, जल्दी बताओ, क्या 4 के बाद 3 कर सकते हैं जी, जल्दी बोलो, क्या 4 के बाद 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं, जो आता है वो कर सकते हैं जी। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 4 के बाद 5 ही करना है, 4 के बाद 3 स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं 4 के बाद 3 देखता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा जी आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो जी, यहाँ पे पेंशन दी हुई है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, उसके बाद कंसल्टेंट फी है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसकी टोटल इनकम निकालनी है। एज्यूम की है उसने 115 बीएससी नहीं लिया हुआ। अच्छा, वन एजम्पशन दैट शी हैज ऑप्टेड 115 बीएससी। भाई साहब 115 बीएससी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगर 115 बीएससी वाला क्वेश्चन आया है, आप चेक कर लो, देखो उसने क्या लिखा है, शी ओप्ट। आप अच्छा भाई साहब क्या कमाल की लड़की है यार। फिर दोबारा से हम अप्रिशिएट करेंगे इस बच्ची को, इसने अंडरलाइन किया शी ऑप्टेड 115 बीएससी, मतलब वह एग्जामिनर को दिखाना चाह रही है भाई तेरे से गलती ना हो जाए, मैं तुम्हें याद करवा दूं मैंने क्वेश्चन 115 बीएससी के बेस पे किया है। आप चेक करो प्रेजेंस ऑफ माइंड इस लड़की का कितना है, कि क्या अंडरलाइन करना है और क्या अंडरलाइन नहीं करना, कितना दिमाग में क्लियर है इसके। इसने बस एक वर्ड अंडरलाइन किया, शी ऑप्टेड, कि भैया इसने 115 बीएससी ऑप्ट की है। अब आगे देखो जी, अब सैलरी मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है। अदर सोर्स की इनकम, फैमिली पेंशन, याद है फैमिली पेंशन वाले केस में वो 15,000 रुपए की लिमिट होती है, याद अगर आपको आ रहा हो जी। कुछ भी करो पर करना है, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्या हो गया बाला, ओ बाला बाला ओ बाला ओ बाला बाला, क्या हो गया। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पे देखो 15,000 रुपए की लिमिट है, ठीक है। फिर वो इंटरेस्ट, याद है डिविडेंड वाले केस में, अब डिविडेंड वाले केस में वो 20% की लिमिट मिलती है, टोटल डिविडेंड का 20% और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे वो डिविडेंड हो गया। अब 20% 35, इंटरेस्ट पे किया 18, तो 18 का इंटरेस्ट माइनस हो गया। ठीक है, फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है यहाँ से आउटसाइड इंडिया, 60,000 रुपए की इनकम आ रही है, और ग्रोस टोटल इनकम आ गई, देन टोटल इनकम आ गई। और देखो फिर नीचे कमाल की बात सुनो, हेलो भाई साहब देखो वर्किंग नोट देख लो इसका, इसने नीचे वर्किंग नोट भी बनाए हैं कि जो इसने फैमिली पेंशन की डिडक्शन है वो कैसे दी है, इसने नीचे वर्किंग नोट बनाया, बस ये पर ध्यान दो। सर आपने बोला था ना नो स्टूडेंट के 12 में, क्या आपने बोला था नो स्टूडेंट के बारे में, क्या कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, क्लियर करो मेरे बाबू। ठीक है जी, उसके बाद देखो फिर आगे, अब 3B इसने किया। अब 3B के बाद देखो जी, अब एक क्वेश्चन देख लो, अब एक क्वेश्चन देख लो डेप्रिसिएशन का जी। अब एक क्वेश्चन देखो डेप्रिसिएशन वाला, अब देखो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है कंप्यूट द टोटल डेप्रिसिएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32, उसने मांगा है डेप्रिसिएशन। अब देखो उसकी हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ WDV एंड डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखो जी, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप हेडिंग लिखो कि आपको निकालना क्या है, WDV निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालना है, इस बेस पे आप हेडिंग लिखोगे और देन फिर आपने यहां पे करना स्टार्ट करना है उसके बेस पे। फिर आपने यहां पे देखो ब्लॉक ऑफ एसेट, वही ओपनिंग प्लस परचेज, और मैं इस लड़की को फिर अप्रिशिएट करूंगा। आप देखो मशीनरी मोर देन 180 डेज, इसने साइड में ही लिख दिया, मोटर कार मोर देन 1 डेज, मशीनरी लेस देन 1 डेज, मतलब इसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जितना मैं कर सकती हूं मैक्सिमम सामने वाले बंदे को दिखाने की इसने वैसा किया जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी, पक्का पक्का। तो यहां पे देखो थोड़ा सा इसने गलती की है, किसने, देखो यहां पे एक लाइन में ही 2 वर्ड लिख दिए, और मतलब कोई बीच में कुछ भूल गई होगी ना।
अब इसमें बीच में अगर आप जूम करोगे, ये हरकत आपने नहीं करके आनी, इसने हरकत की है और उसको नंबर भी मिले हैं क्योंकि इसका पेपर ऑलरेडी बढ़िया चल रहा था। देखो इसने बीच में 15 नंबर घुसा दिया, इसको बाद में याद आया होगा। अब बाद में याद आया होगा, पहले याद नहीं आया होगा, तो देखो डेप्रिसिएशन यहां पे इसने घुसा के यहां 15 नंबर कर दिया, जो टेक्निकली थोड़ा सा गलत है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें हमें बाद में याद आती हैं, तो करके तो वो आनी है ना भाई, गलत थोड़ा करके आएंगे। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है कि कहां पे क्या करना है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसने फिर यहाँ पे वर्किंग नोट बनाई है जी, अगर आप चेक करोगे ये इसके वर्किंग नोट है, ये साइड में इसके वर्किंग नोट है जी। और फिर यहाँ पे 3B इसने ये निकाला एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसने यहाँ पे निकाला, एडिशनल भी निकाला यहाँ पे। ऐसे फिर यहाँ पे 3C किया, अब 3C में निकालनी है सैलरी की इनकम निकालनी है, और फिर मैं दोबारा से इसको अप्रिशिएट करूंगा इस बात को लेके। आप चेक करोगे 3C में सैलरी की इनकम निकालनी है, आप कमाल की बात देखना, आप सब भी अप्रिशिएट करोगे। सैलरी दे रखी है 1.25 पर मंथ, अब 1.25 पर मंथ हमारे जैसा इंसान क्या करेगा, 1.25 पर मंथ है तो 1,25,000 मल्टीप्लाई 12, क्या करेंगे हम, करेंगे 15 लाख। हम ये तो करके आएंगे ना 15 लाख रुपए, हम 15 लाख लिख के आ जाएंगे। इस लड़के ने ये भी करके दिखाया, ये 15 लाख रुपए कैसे आया जी। तो मतलब हर एक पॉइंट को इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कहीं भी वो नंबर ना काटे। ये सारा उसने देखो कई, अब इसने कुछ चीजें साथ में बता दी, कुछ चीजें बाद में, तुम कैसे भी कर सकते हो। तुम्हें वर्किंग नोट बाद में बताना है बाद में बताओ, साथ में बताना है साथ में बताओ, जहां तुम्हें सही लगता है बताओ, बट तुम्हें बता के आना है कि तुम ये कैलकुलेशन कैसे करके आ रहे हो जी। सर 180 डेज वाला प्रोविजन नहीं लिखना क्या? अंकित अगर टाइम है तो लिख सकते हो, अच्छी बात है, बट अगर टाइम नहीं है तब डायरेक्टली लिख के आओगे तो भी नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। सर इसमें क्वेश्चन में नोट्स का रेफरेंस ही नहीं दिया, नहीं एक्चुअल में कई जगह दिए है, इंस्टीट्यूट वालों ने ना ऊपर ये लिख दिया, तो उसके चक्कर में उसने नोट्स लिखा था उसके ऊपर ये लिख दिया तो वो हमें दिख नहीं रहा। बट अगर नहीं दिया तो आपको तो दे के आना है, ऊपर लिख के आना है वर्किंग नोट, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो इस तरह से इसने पेपर अटेम्प्ट किया है डायरेक्ट टेक्स्ट का। अब देखो फिर 3 के बाद इसने 2 किया, अब 3 के बाद इसने 2 किया जी, ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। देखो सब टेबल फॉर्म इसने बनाई हुई है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है सारा, ये 2B स्टार्ट हो गया, यहां पर भी देखो टेबल, ठीक है, ये सारी टेबल चल रही है। उसके बाद फिर ये देखो जो बच्चा कह रहा है ना कि नहीं दिया, देखो इसने दिया है, ये देखो नोट, देखो दिया ना नोट, आप अगर चेक करोगे इसने नोट यहाँ पे दिया है जी, इसने दिया देखो नोट, और उसके बाद देखो सारे वर्किंग नोट हैं, ये सारे के सारे इसके वर्किंग नोट हैं कि ऊपर इसने कैलकुलेशन कैसे की है। और 2 के बाद फिर यहां पे अगर आप चेक करोगे 2 के बाद यहां पे फिर इसने क्वेश्चन नंबर 1 किया लास्ट में, जो सबसे लेंदी क्वेश्चन है, जो टाइम कंज्यूम करता है, इसने बिल्कुल लास्ट में किया है। और बिल्कुल सही स्ट्रेटजी इसने फॉलो की है कि जो जो इसको आते गए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे पहले इसने वो अटेम्प्ट किए, टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन जो था इसने बिल्कुल लास्ट में किया, बस ये पर ध्यान दो। तो ये बात तो क्लियर है कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सारे पार्ट्स आपने एक साथ करने हैं, क्वेश्चन आप आगे पीछे कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहां से अब इसका एक बार देखते हैं, अब जीएसटी वाला पेपर पे आते हैं जी। अब एक बार यहां पे आ जाओ, अब देखो यहां पे ये लो जी, अब यहां पे इसने स्टार्ट किया, ये रहा पार्ट नंबर 2, ये देखो जी ये रहा पार्ट नंबर 2, इसने पार्ट नंबर 2 लिखा, आंसर टू क्वेश्चन 6A। अब एक बार चेक करते हैं, ये रहा पार्ट नंबर 2 जी, ये रहा पार्ट नंबर 2। आपको मैं इस लड़की का मेंटल प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता हूं आपको मैं, ये लो जी, ये रहा पार्ट नंबर 2, यहां से ये देखो जी कहां पे है, यहां से पार्ट नंबर 2 हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 से ना, क्वेश्चन नंबर 5 से, हाँ ये देखो ये रहा। अब बहुत ध्यान सुनना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब मेरा पूरी क्लास, सर सेशन कितनी देर चलेगा? बस 15 या 20 मिनट और चलेगा जी, देन पैक कर रहे हैं, आपका मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मुझे लगता है मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं और आपका इसकी हेल्प होगी पेपर के अंदर। सिर्फ 15 मिनट आप मेरे को और दे दो, ये सारी बातें खत्म, देन हमारा सेशन खत्म। प्री एग्जाम मैराथन की मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं, 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को हम मिलेंगे, 3 मैराथन हमारी होंगी, 26 को, 27 को, 28 को, ठीक है। एक वीडियो भी आएगी और एक आज शाम को मैं वीडियो डालूंगा, वो सब बच्चों के लिए नहीं है, सारे मत सुनना,
उसमें पढ़ाई से ज़्यादा कुछ मोटिवेशनल और कुछ बातें मैंने बोली हैं, आपको लाइफ के अंदर बहुत काम आएंगी, एग्जाम के अंदर बहुत काम आएंगी। तो अगर टाइम है, क्योंकि बहुत बिजी टाइम है आपका, आपके पास टाइम इतना है नहीं है, तो एक बार सुन लेना, चाहे वो स्पीड फास्ट करके सुन लेना। उस वीडियो की हेडिंग जो होगी वो होगी भगवान वर्सेस इंसान वर्सेस जानवर। चुबे बातें तो मैं पहले आपसे सॉरी मांग रहा हूं उसके लिए, बट वो जरूरी है सुनना उन बातों को, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी वो बातें, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो न्यू वालों का 27 को, हाँ तो 27 तारीख सुबह है ना, 26 तारीख की भी है, 27 तारीख सुबह भी है जी। ठीक है चलो, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी, अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो पार्ट नंबर 2। अच्छा पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे क्या जी, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसने स्टार्ट कहां से किया, बताओ स्टार्ट कहां से किया, जल्दी बोलो, इसने क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया बताओ, 5 से या 6 से, 5 से या 6 से, जल्दी बोलो ना, स्टार्ट कहां से किया, 5 से या 6 से, कहां से स्टार्ट किया, 6 से, और है क्या 5। अब इस लड़के का मेंटल देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो भाई साहब, फिर आपका इसका तारीफ करने का मन करेगा। 6 और 6 ए में से एक करना है, इसने 15 मिनट में क्या डिसाइड किया होगा कि मैं 6 करूं या 6 ए करूं, इसने 15 मिनट में यह डिसाइड किया होगा कि मैं 6 करूं या 6 ए करूं, और देख लो उसने पहले 6 किया। आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 6 ए नहीं किया, 6 का पॉइंट नंबर ए पहले किया है, ये वाला जी रजिस्ट्रेशन टाइम ऑफ सप्लाई वाला। तो उसने 15 मिनट में पहले ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो उसने पहले 6 किया। अब देखो यहां पे उसने क्वेश्चन पूछा, यहां पे आप देखो, पहले उसने देखो सेक्शन नंबर 13 अंडरलाइन किया, सीजीएसटी एक्ट। भाई साहब कमाल की बात, देखो सीजीएसटी एक्ट, और फिर कमाल की बात, लिखते हुए इसके हाथ घबराए नहीं, गुड्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। बहुत छोटी छोटी माइनर बातों पर भी ध्यान दिया गया है, इसने सर्विस टैक्स एक्ट नहीं लिखा, सर्विसेज टैक्स एक्ट लिखा है। बातें छोटी सी हैं, इंपैक्ट बहुत बड़ा है, और रैंक लेने की पूरी काबिलियत है इसके अंदर, इसलिए इसका रैंक आया है। आप समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो फिर यहां पे जी, फिर 50% पेमेंट पहले आई है, तो जहां पर पेमेंट पहले आई है तो डेट ऑफ पेमेंट इसका पीओटी बनेगा। अर्लियर ऑफ, देखो पीओटी क्या बनेगा, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब हेंस टीडीएस ऑफ पेमेंट ऑन 5 सितंबर इज 5 सितंबर 23, और जो बैलेंस टाइम ऑफ सप्लाई जो है, टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस पेमेंट वाले केस में एडवांस पेमेंट बनेगा, और बैलेंस जो 50% है उसके लिए इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर। तो फिर इनवॉइस हमारा 10 सितंबर को है, 10 सितंबर हमारा पीओटी बन जाएगा। तो उसने एडवांस का अलग निकाला और बैलेंस का अलग निकाला इसने पेमेंट, और पूरा इसने क्वेश्चन करके दिखाया यहां पर। अब आगे देखो जी, फिर यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 12, अगला भी टाइम ऑफ सप्लाई का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है सीजी, इसने लिख दिया सीजीएसटी एक्ट, इसने अब यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट लिख दिया। अब देखो बात कर रहा है आरसीएम की। अब देखो इसने पहले क्या लिखा है, पहले इसने लिखा है प्रोविजन, और प्रोविजन के साथ में ही डेट लिख दी। इसने टाइम बचाया है, इसने टाइम बचाया है, और अच्छी बात है टाइम बचाना में, इसके पास टाइम कम पड़ा होगा, पेपर पूरा करना है। देखो पेपर पूरा करने की टेक्निक सुन लो, पेपर पूरा करने की टेक्निक सुनो। इसने इनकम टैक्स में क्या किया, पहले प्रोविजन लिखे, उसके बाद आंसर लिखा। जीएसटी में क्या कर रही है, टाइम कम है, नंबर लेने हैं, नंबर नहीं कटने, रैंक चाहिए, इसने क्या किया, प्रोविजन के साथ में ही डेट लिख दी कि गुड्स रिसीव कब हुआ। अब यहां पे देखो, आप देखो प्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। हाँ टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्रेजेंटेशन टाइम टाइम चेंज हो रही है। मतलब इसने अब यहां पे क्या कर दिया, साथ में डेट लिख दी, उसके बेस पे इसने आंसर भी यहां पे चिपका दिया, टाइम बच गया इसका जी। अब अगर मान लो टाइम ज्यादा है तो पहले प्रोविजन लिखो, प्रोविजन के बाद डेट लिखो, देन आंसर दो। इसके पास टाइम कम होगा, इसे साथ में कर दिया, क्योंकि पेपर पूरा भी तो करना है अगर नंबर चाहिए। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है उस 3 घंटे में आपका दिमाग कैसा चल रहा है। ये 3 घंटे बहुत जरूरी हैं। 3 घंटे अपने दिमाग को बस शांत रख लेना, 3 घंटे दिमाग में टेंशन मत आने देना, आप जीत जाओगे। एग्जाम सिर्फ मेंटल लेवल की गेम है, तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम सिर्फ 3 घंटे की गेम है जी। उसके बाद देखो फिर आगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे वाउचर वाले केस में आ गया जी। याद है वाउचर वाले केस में आइडेंटिफिएबल, नॉन आइडेंटिफिएबल, तो वही बात वाउचर वाला केस यहाँ पे आया है। फिर क्वेश्चन 6B इसने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे 6B आ गया जी। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 6C हमारा चल रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और देन 6D, अब 6D हमारा किसका है? 6D हमारा उसका है, वेल उसका कस्टम का। याद है एफओबी का 20% जो हम लेते हैं, इंश्योरेंस 1.125%, कस्टम के अंदर वैल्यूएशन। मैंने आपको कस्टम के अंदर भी कहा था कि एक क्वेश्चन वैल्यूएशन का पक्का बनेगा ही बनेगा जी, एक क्वेश्चन वैल्यूएशन का पक्का बनेगा ही बनेगा, ये बात ध्यान देना जी। उसके बाद अब अभी आई क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब ये कहां गई? 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आई, क्योंकि दो ही क्वेश्चन आते हैं, पांचवा और छठा, मतलब दो ही क्वेश्चन बनते हैं सीएस के एग्जाम में। तो सीए के एग्जाम में जीएसटी 50 नंबर का है और डीटी 50 नंबर का है। सीएस में 60 नंबर का डीटी है, 40 का ईडीटी है। प्रेजेंटेशन दोनों में सेम है, प्रेजेंटेशन का लेवल दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों के पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव बेस है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखो, इसने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया। अब ये पहला तो आईटीसी क्लेम करने का है, टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन इसने यहाँ पे बनाई है, पहले ऊपर हेडिंग लिखी। अब देखो कमाल की बात, इसने कटिंग की है। अब इसने कटिंग कैसे किया बताना, इसने कटिंग कैसे की है? यहाँ पे इसने मई लिखा था वो दिसंबर, कैसे किया? इसने मेरे को पूरा काट दिया क्या? ऐसे कर दिया क्या? भाई ऐसे नहीं किया उसने, सिर्फ दो लाइनें छोटी सी काटी और काम खत्म। सामने वाले को दिख गया इसने यहाँ पे काटा हुआ, कटिंग की है। और कटिंग की हुई इतनी पता भी नहीं लग रही कि इसने कटिंग की है। ठीक है जी। और आप एक बात ऑब्जर्व की है, मुझे नहीं पता आप 1 घंटे से यहां पर बैठे हैं, 1.25 घंटे से बैठे हैं, एक बात आपने ऑब्जर्व की है? क्या ऑब्जर्व किया है? पूरे पेपर में चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया। किया तो है क्वेश्चन नंबर 1, ना लाए कभी दिखाया तो था। सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 किया इसने सारे क्वेश्चन किए इसने। पूरे पेपर में एक बार चेक कर लो, कहीं पर भी तुम्हें कटिंग देखने को नहीं मिलेगी। आप देख लो, हमने पूरा पेपर अभी देखा है ना, तुम्हें बार बार कहीं कटिंग दिख रही है? तुमने बार बार कहीं पर भी कटिंग दिख रही है? कहीं भी इसने क्रॉस नहीं किया, कहीं भी कटिंग नहीं की। सर ये शीट मिल सकती है? नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, शीट नहीं मिल सकती। और शीट के ऊपर मैंने सब कुछ मतलब नाम वाम हटा रहा, सिर्फ ये तुम्हारे लिए है कि तुम आगे पेपर कैसा करोगे जी। तो ये चीज है, ये बहुत अच्छे। टाइम मैनेजमेंट तो है, टाइम मैनेजमेंट तो है, इसने कटिंग नहीं की। आप ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पेपर में कहीं कटिंग नहीं, ये दर्शाता है कि 3 घंटे इस बच्चे का दिमाग कितना क्लीन दिमाग होगा, कितना शांत दिमाग होगा, किसको कटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, इसको गलत लिखने का टाइम ही नहीं मिला। सोच समझ के लिखे इसने पेपर कुछ। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है इसका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 5B, यहाँ पे 5B। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब भी तुम आंसर करते हो किसी का भी, तो ना आंसर बीच में लिखना। भाई कौन सा तुम कर रहे हो, साइड में मत लिखना जी, साइड में मत लिखना, बीच में लिखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो बीच में लिखो, 2-3 लाइनें छोड़ के बीच में लिखो, ताकि सामने वाले को दिखे तुम आंसर कौन सा कर रहे हो। अब ये देखो, ये उसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरी बेस है, 5B। अब एक बार चेक करते हैं 5B में पूछा क्या था उसने। अब अगर मैं 5B की बात करता हूं तो 5B में था क्या? 5B में उसने पूछा था टाइम लिमिट बताओ मोल्स और डाइज। अच्छा याद करो, जो वर्कर वाले केस में 1 साल और 3 साल की लिमिट होती है, कि इनपुट वाले केस में 1 साल और कैपिटल गुड्स वाले केस में 3 साल, और जो 3 साल की लिमिट होती है वो मोल्स, डाइज, जिक्स और फिक्सचर में एप्लीकेबल नहीं होती 3 साल की लिमिट। तो उसने पहले पूरा वही 1 साल की लिमिट होती है, 3 साल की लिमिट होती है। ठीक है जी। अब 3 साल की लिमिट जो है, बट देखो ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं होती, इसने वही लिखा है, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होती। अगर ये 3 साल के बाद भी वापस आ रहे हैं, इसको हम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे जी। फिर ये 5C आ गया, और देखो जहां पे फॉर्म नंबर है उसने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया फॉर्म नंबर, अगर उसको श्योर है बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे 5C, अब ये कटिंग मतलब ये गलत है, तो इस गलत है तो उसने नंबर उसने इंस्टीट्यूट ने काट लिए होंगे। उसके बाद ये 5D ई वे बिल वाला क्वेश्चन, ये सारा देखो थ्योरी बेस। अब जो बच्चा कह ना सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, कि थ्योरी बेस्ड कैसे लिखने हैं, आप चेक करो पॉइंट्स में। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, कहीं भी आपको पैराग्राफ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, कहीं पैराग्राफ नहीं है सर, छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं। यही आपने करके आना है कि जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करके आते हो, छोटे छोटे पैराग्राफ में कट करके आओ, एक लाइन छोड़ो नेक्स्ट पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ो नेक्स्ट पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। बड़े बड़े पैराग्राफ आपको लिख के नहीं आने, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ सीए एस्पिरेंट देख सकते हैं। डन।
चलो जी, तो अब जाके ये उसका पूरा पेपर था जी। आप चेक करो 42 पेज के अंदर पेपर खत्म हो गया। आई थिंक 36 पेज मिलते हैं, तो इसने 2 या 3 एक्स्ट्रा शीट ली होंगी और पेपर खत्म। ऑल ओवर इंडिया इसने टॉप किया, बहुत अच्छे नंबर इसके आए। और बस सीख सुनो ध्यान से, अब लास्ट 5 मिनट ले रहा हूँ, सीख सुनो लास्ट सीख। 3 घंटे कस्टम एक्ट में वैल्यूएशन बैगेट ड्यूटी ड्रॉबैक करने चलेगा? हाँ चलेगा, एक एक क्वेश्चन उसमें से पक्का बनेगा, एक बन जाएगा क्वेश्चन। अब सुनो सीख क्या है। सीख ये निकल के आ रहे, पहली बात 3 घंटे बहुत शांत दिमाग लेके चलना। 3 घंटे बहुत शांत दिमाग लेके चलना, दूसरों को मत देखना दूसरा क्या कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान लगाना। जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखो सोच समझ के लिखना। पेपर मुश्किल से मुश्किल आया तो भी घबराना मत। क्वेश्चन की सिलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से करना कि पहला मुझे कौन सा करना है। सारे पार्ट्स और सब पार्ट एक ही साथ करके आने हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बट कोई भी अगर पार्ट डीटी कर रहे हो तो पहले डीटी करो, आईडीटी कर रहे हो पहले आईडीटी करो, जो तुम्हें सही से आता है वो तुम करो, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, तो ये पूरी प्रेजेंटेशन है कि हमें पेपर किस तरह से प्रेजेंट करना होता है। अगर आप इससे अच्छी प्रेजेंटेशन करके आते हैं आपको इससे और अच्छे नंबर मिलेंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर इसी प्रेजेंटेशन से आप पेपर देके आएंगे, बिलीव मी आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। 1 साल और 3 साल जो वर्कर में, हाँ इनपुट वाले केस में 1 साल की लिमिट होती है, और 1 साल 1 लाख 3 लाख नहीं नालायक, 1 साल और 3 साल। रफ काम लास्ट पेपर में, हाँ रफ काम लास्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हाँ सीए में अलग अलग बुकलेट मिलता है, डीटी का अलग मिलता है, आईडीटी का अलग मिलता है, तो जो बुकलेट मिलेगा उसी में करना जी। एमसीक्यूज के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, एमसीक्यूज के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है अकॉर्डिंगली टाइम देख लो कितना टाइम है, और पर क्वेश्चन में डिवाइड कर लो, बस उसके उतना टाइम स्पेंड करना है आपको जी। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट दे के आओ, आपके पेरेंट्स बहुत उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए, आपने पूरी जान लगानी है एग्जाम के अंदर। बिलीव में आपके एग्जाम निकलेंगे, बस अपने ऊपर बिलीव करो। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, अपने आप में मस्त हो जाओ, अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त हो जाओ, बिलीव में आप एग्जाम निकाल दोगे। ठीक है जी, अब सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कुछ बातें ऐसी जो आपको लग रहा था कि सर नहीं पता थी, वो बातें पता लगी हैं, तो आप मेरे को जरूर बताना इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई है, ताकि बहुत सारे बच्चों की इससे हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। खूब खूब पढ़ो, खूब खूब पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे पेपर देकर आओ, अपना शांत दिमाग से पेपर देकर आओ, आप बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया अचीवमेंट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।